hours to go for the Delhi Dangal to begin. It's a battle that's playing out. We've seen in the 2019 elections, the BJP did phenomenally well, winning 7 out of 7 seats in the national capital. The party has not been able to repeat the performance in the assembly elections. Is bar in 2024 with Congress and Aam Aadmi Party coming together, is it going to be a challenge or not? We have none other than the Delhi BJP President Virendra Sachdeva ji joining us. Thank you so much for joining us on our show and being on the go with us in the show. पहली तो मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी बस few hours left for the polling to begin. तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? Will BJP be able to repeat 2019 की परफॉर्मेंस, क्या बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको? हम 2014 और 2019 उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर रहे हैं और इस बार मार्जिन उससे भी बड़ा होने वाला है। आपने जैसे बताया कि 2 दल मिल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके मिलने से कोई फर्क पड़ता है। उनके आने से, एक साथ आने से हमारा काम और आसान हुआ है। अब दिल्ली की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन से वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए और अपनी चोरी और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए हाथ मिला रहे हैं। कल तक जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। और विडंबना ये है कि दिल्ली में वो साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में फिर आमने सामने। तो ये दिल्ली की जनता पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है। ये तो दिल्ली है, इसमें सभी लोग रहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि इस समय देश के लिए कौन सा नेतृत्व जरूरी है, और वो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो मैं निश्चिंत हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे विचारधारा भले ही कुछ अलग हो, लेकिन ये उससे बड़ी फाइट है। दिस इज अ फाइट नॉट जस्ट अबाउट द सीट्स और इलेक्शन, दिस इज अबाउट समथिंग बिगर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी आ जाएगी फिर इलेक्शन नहीं होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो ऐसे बयान आए उनकी तरफ से। उनका ये कहना है कि हम सब जुड़ गए ताकि बीजेपी अगर साथ में है तो एटलीस्ट देश तो बच जाएगा। ये जुड़े हैं भ्रष्टाचार के डर से, ये जुड़े हैं कार्रवाई के डर से। इन सबको अपनी अपनी चोरी छुपानी है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन, कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ये एक ऐसा मील का पत्थर है जिससे कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। और पिछले 10 सालों से हमारी सरकार चल रही है। क्या हो गया? सिर्फ एक चीज जो इन सब चोरों को एक साथ बांधती है वो है इनका भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लड़ाई छेड़ी हुई है कि हर वो कट्टर भ्रष्टाचारी जिसने देश को लूटने का काम किया है उससे एक एक पैसे की वसूली की जाएगी, उसको वो पैसा लुटाना पड़ेगा। ये डर इन दोनों दलों को लगता है। अच्छा, तो इस पे आपने जो बात की उस पे एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी यही बयान दे रहे हैं 2019 में भी कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो फिर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। वही बात इस बार भी कर रही है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से ये भी क्वेश्चन आता है कि बीजेपी की तरफ से भी वो कहते तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला नहीं है, लेकिन जो लीडर्स, आपके ही पार्टी के जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, उन पर एक्शन क्या हुआ है? एक उनका उनको टिकट नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है। दूसरे हैं जो मेरठ से हैं, उनका तो टिकट भी नहीं कटा है। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? दे आर श्योर इफ दे कम टू पावर कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट चेंज। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उन विपक्षी नेताओं का काम है जनता के बीच में भ्रम पैदा करना। जब देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री ये तीनों स्पष्ट रूप से बता चुके और अब सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि जनता को भरमाने के लिए, जनता से झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। देश का संविधान, देश का कानून ये इतना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए भी, उसके सम्मान की रक्षा करना और उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस विषय पे बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि ये भ्रष्टाचार पे जो वॉर हो रहा है बीजेपी की तरफ से, वो बस ऑपोजिशन पे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे केजरीवाल जी को पहले जेल में डाल दिया, अब वो बाहर आ गए तो उनके पीए के पीछे पड़ गए। वो ऑपोजिशन के किसी नेता को नहीं छोड़ रहे और बीजेपी का कोई नेता नहीं है जो जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छा, मैं बताऊं, जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, कार्रवाई उसी पे होगी ना। जब मैं बता रहा हूँ ना, जो चीजें सामने मैं आपके सामने रख रहा हूँ, निर्णय आपको आपकी जनता को करना है। कोविड में जब पूरा देश उस दम्भ से गुजर रहा था, उस डर से गुजर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री और हम सब भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल्ली में इस काम पर लगे थे कि किसी तरह से लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, उनको सुविधाएं मिल जाए, उनको बाद में वैक्सीन मिल जाए।
लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये उस समय बैठ के शराब नीति ड्राफ्ट कर रहे थे कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए। ये शराब नीति उस समय ड्राफ्ट हुई है। अगर ये शराब नीति नहीं बदलते, अगर ये उसमें चोरी नहीं करते, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं करते, तो बताइए कौन आदमी इनको जेल भेजता, या कौन सा न्यायालय इनको जेल भेजता, कौन सा कानून इनको जेल भेजता? कोई कुछ नहीं कहता। चोरी आपने की, भ्रष्टाचार आपने किया, और फिर कानून अपना काम कर रहा है। आपको जेल भेजा है माननीय न्यायालय ने, आपने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार जमानत की अपील लगा दी। अगर माननीय न्यायालय निर्णय नहीं दे रहा है क्योंकि आपने कर्म ऐसे किया, आपने चोरी की, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आपने कहा उनके पीए की बात, अरविंद केजरीवाल जमानत पे नहीं, अंतरिम जमानत पे आए हैं 1 तारीख तक। अब अगर स्वाति मालीवाल सांसद हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर जा रही हैं, बात कर रही हैं, मिलना चाहती हैं, और उनका निजी सचिव अरविंद केजरीवाल के घर में आकर उनको मारता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? कानून तो अपना काम करेगा ना। अगर विभव कुमार नहीं मारते तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो जो कानून तो अच्छा, विभव कुमार को हमने कहा था मारने के लिए कि जाके मारिए। वो कह रहे हैं कि ये झूठा नहीं, झूठा आरोप है तो फिर वो मेडिकल रिपोर्ट क्या है? और स्वाति मालीवाल जो खुद इनकी 20 साल पुरानी मित्र हैं, इस पार्टी को चलाने का काम करती नहीं है, इस पार्टी को बढ़ाने का काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोस देखिए, वो रानी लक्ष्मी झांसी बताते रहे हैं कि ये तो रानी की झांसी है स्वाति मालीवाल। वो इसको क्रांति बताते रहे हैं स्वाति मालीवाल को। आज वो क्रांति उनको चुभ रही है क्योंकि वो सच बोल रही हैं, वो सच इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कानून अपना काम हर अपराधी के खिलाफ करता है, वो चाहे एक पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो। आपने जो कहा, और ये जो ऑपोजिशन जो कह रही है संविधान बचाने की और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे एक रिपोर्टर के ऊपर भी हमला हुआ है, आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हुआ था। जब हमने वो स्टोरी चलाई कि आम आदमी पार्टी को इलीगली फॉरेन फंड्स मिले हैं, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया। ये जब स्टोरी हम चला रहे थे तो हमारे रिपोर्टर को अटैक किया गया है, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को भी स्लैप कर दिया गया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार भी कंडेम नहीं किया। अब देखिए, मेरी बात की पुष्टि आपने खुद की। हर वो व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से सच बोलने की बात करेगा, उनसे सच पूछने की हिम्मत करेगा, उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाएगा। जो आपके रिपोर्टर के साथ किया गया या कैमरामैन के साथ किया, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जिसने भी किया है, अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि नहीं कराई, नहीं कराई है तो करानी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो देश में कानून का सम्मान नहीं करेगा, किसी महिला का सम्मान नहीं करेगा, अभद्रता करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ जो इस करने वाले के साथ साथ उसके खिलाफ भी होनी चाहिए जो उन्हें उकसाने का काम करता है। अच्छा, तो जैसे ऑपोजिशन ने कहा कि हम यहाँ पे देश को बचाने के लिए हैं, साथ में ऐसा कहा है उन्होंने। आपने कहा कि हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि जो काम मोदी सरकार ने किया है उस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से ये भी क्वेश्चन आता है कि इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको अजित पवार जी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आपने वहाँ पे महाराष्ट्र में क्यों पार्टीज को तोड़ दिया है? यहाँ पे भी अरविंदर सिंह लवली आपके पार्टी के अंदर क्यों आ गए? अगर है इतना कॉन्फिडेंस तो बाहर से लोग क्यों चाहिए? देखिए, मैं अब इसमें बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और मैं आज दूसरी पार्टी में होते हुए अगर सोचता हूँ कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है और इसके नेतृत्व में देश अच्छा काम कर रहा है, मुझे भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो ऐसे लोग अगर इस विचार के साथ आते हैं तो हम उन सबका स्वागत करेंगे। अरविंदर सिंह लवली ने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया कि जिस दिन इन्होंने गठबंधन किया आम आदमी पार्टी से, बोले मैं शीला दीक्षित के साथ 10 साल मंत्री रहा हूँ। जिस शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल गालियाँ देते थे, जिस शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ना जाने कौन कौन सी भद्दी भाषा में बात करते थे, आज वही कांग्रेस, वो राहुल गांधी के लिए भी बोलते थे, वो सोनिया गांधी के लिए भी बोलते थे, अगर वही कांग्रेस घुटने टेक रही है तो बोले मैं तो स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने अपने हाईकमान को कोशिश की, समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो मैंने पार्टी छोड़ दी। तो मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश के स्वाभिमान के लिए काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश बने, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो काम करना चाहता है, तो वो हमारी पार्टी से जुड़ेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। चाहे वो पार्टी को पहले अपोज करता हो तब भी उसका स्वागत है। राजनीति में विचार बदलते रहते हैं, भिन्न रहते हैं, लेकिन एक समय आके लगता है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपने बताया कि ऑपोजिशन साथ में है, वो अपने एक दूसरे को अपोज करते आए हैं।
इस बार जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में, आप कह रहे हैं कि लीडर्स को तो पता है कि वो साथ में क्यों है, वो खुद को बचाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सपोर्टर्स को क्या लगता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, क्या वो साथ में रहेंगे? नहीं, वोटर्स को ऐसा लगता है? नहीं, मैं बताता हूँ, ये दो दल आपस में मिल गए हैं पर इनके दिल नहीं मिले हैं। मुझे एक पिक्चर दिखा दीजिए दिल्ली में जहाँ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने साथ प्रचार किया, नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल भी गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों में तो उनको अपनी गाड़ी में नहीं चढ़ाया, उनको दूसरी गाड़ी में रखा। जयप्रकाश अग्रवाल जो इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी उन्होंने 2 दर्जे का आदमी बना के, छोटू बना के पीछे खड़ा कर दिया। तो आप समझ लीजिए इनके दिल मिल गया मजबूरी में कि हम दोनों भ्रष्टाचार हैं, चलो हाथ मिलाते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला है, इनका वोट ट्रांसफर भी नहीं होगा। सब ने तलवारें खींच रखी है। मुझसे तो कई लोग बात करते हैं, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, बोले आज इनको हमने 3 सीटें दे दी अगर मान लो कांग्रेस को, कल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस 30 विधानसभाओं पे तब हमारा क्या होगा, तो कांग्रेस लड़ेगी। तो वो जो द्वंद्व है वो नीचे भी है, पर हमारे लिए मैंने पहले इसलिए कहा था कि इनके गठबंधन होने से हमारा काम और आसान हुआ है। दिल्ली की जनता के सामने अब सीधा है कि भाई या तो आपको स्पष्ट नीति की तरफ जाना है, एक अच्छे नेतृत्व की तरफ जाना है, एक मजबूत नेतृत्व की तरफ जाना है, या दूसरी तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जेल और बेल के खेल में चल रहे हैं। अच्छा, तो सवाल लेकिन ये भी बनता है कि इतना कॉन्फिडेंस था कि जो काम हुआ है ये इनका गठबंधन भी नहीं चलने वाला है, लोग भी आपके साथ हैं, इतना कॉन्फिडेंस हर बात पे था, तो फिर 7 में से 6 एमपीज को क्यों ड्रॉप कर दिया? उसका भी मैं बताता हूँ आपको। आज मैं वीरेंद्र सचदेवा लगभग 15 महीने हुए मुझे अध्यक्ष बने हुए, मुझसे पहले कोई और था, तो मेरे बाद किसी और ने होना है। हमारे यहाँ जो भी दायित्व दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, उसमें पहले दिन से तय होता है कि आपको आपकी सीमा में इस समय अवधि में काम करना है, और उसके साथ हमारा रोल बदलता रहता है। इससे पहले मैं कुछ और काम कर रहा था, इसके बाद कुछ और काम करूंगा। इसी तरह से हमारे यहाँ सांसद भी जो हैं, जिनको टिकट दिया गया, आज जो दिया गया वो सब भी कार्यकर्ता है, जिन्हें पहले दिया गया वो भी कार्यकर्ता थे, तो उनका भी परिवर्तन होता है। अब जैसे उनके 6 लोगों के टिकट बदले, तो रमेश उधोड़ी को उत्तर प्रदेश में लगाया गया, प्रवेश वर्मा जी को राजस्थान में लगाया गया, हंसराज हंस जी को पंजाब भेजा गया। तो सबकी भूमिका तय है कि किसको क्या काम करना। हमारे यहाँ कोई भी चीज इस उद्देश्य से नहीं दी जाती कि ये आपकी बपोती है, सारी उम्र आपके पास रहेगी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है, और संगठन जो निर्णय करता है उसको सब स्वीकार करते हैं। यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे पोस्टर दिख रहे हैं, कई जगहों पे राम लहर की बात कर रही है बीजेपी, जिन्होंने राम को लाया है हम उन्हें वापस लाएंगे, ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं। कहीं पे जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा राशन की बात हो रही है, फ्री राशन की बात हो रही है। तो बीजेपी मेनली किस पे डिपेंडेंट है, एक, और दूसरा ये कि जब बीजेपी फ्री राशन देती है तो कहती है लोगों की मदद कर रही है, लेकिन अगर आ जाए फ्री इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो वो कहते हैं कि ये तो फ्री भी है, इससे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है दिल्ली का वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। अगर कांग्रेस कुछ फ्री भी देती है तो कहते हैं कि वो देश का नहीं सोच रहे हैं। तो ये बीजेपी की जो गारंटी है वर्सेस कांग्रेस की जो गारंटी है, उसमें क्या है अंतर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था दी जा रही है। ये व्यवस्था कब शुरू की? जब कोविड में लोग अपने घरों में बैठ गए, उनके पास रोजगार नहीं था, उन लोगों के पास जो दिहाड़ी पे काम करते थे, मजदूरों पे काम करते थे, तो उन लोगों को वो सुविधा मिले, कोई भूखा ना मरे मेरे देश का नागरिक, इस सोच के साथ दिया गया कि किसी को भी सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है और भोजन नहीं मिल रहा उसके साथ कोई दुर्घटना न घटे, इस सोच के साथ काम किया गया। अब जहाँ तक आप बिजली की बात कर रही हैं, फ्री बिजली का ढकोसला जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, उसकी वसूली कहाँ से हो रही है? वो भी इन्हीं दिल्ली वालों से हो रही है। वसूली शब्द कह रहा हूँ। दिल्ली में बिजली सबसे महंगी है। दिल्ली में जो कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज यूनिट हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं 18 रुपए से भी ज़्यादा पैसे पर यूनिट का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनसे वो जो पैसा समेट के एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में डोमेस्टिक पहले बिजली का बिल 2 महीने में एक बार आता था,
आज हर महीने आता है। और आप जरा पता कर लीजिए उस मिडिल क्लास फैमिली से, इसका पहले बिजली का बिल 300, 500 या 1000 रुपये में सिमट जाता था, आज वो 5 से 7 हज़ार क्यों चला गया? क्योंकि धीरे धीरे स्लैब रेट, उस पर जो सर्विस चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो इतने भयंकर लगा दिए गए हैं, इतना बढ़ा दिया गया है, और हर किलो वाट पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, उसका फिक्स रेट कर दिया गया है, जो लोगों को बता के नहीं किया, लोगों की सहमति से नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि बिजली कंपनियों को नुकसान ना हो, इनका पेट भरता रहे और दिल्ली की 70% जनता उसका दर्द झेलती रहे, इसलिए वो कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सुविधा देनी है, अगर देनी है तो समाज के हर वर्ग को दो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि दिल्ली के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं 70 वर्ष से ऊपर के आयु के, उनका हर साल 5 लाख का इलाज अस्पताल में फ्री होगा। अब वो चाहे कोठी में रहता है, वो झुग्गी में रहता है या फ्लैट में रहता है, वो स्कीम है फॉर एवरी सीनियर सिटीजन। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्कीम्स में भेदभाव है, चोरी है और उसकी वसूली दूसरे लोगों से की जाती है, तो मुझे लगता है उसे बदलने की जरूरत है। अच्छा, तो मैं फिर ऑपोजिशन के बयान पे आऊंगी। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी डर चुकी है, इसीलिए उनको जेल में डाला है। उसी तरह का बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से भी। उन्होंने कहा है 400 पार की बात तो करते हैं, लेकिन उनका तो 150 भी पार नहीं होगा इस बार, वो बीजेपी को भी पता है। और उन्होंने एक चैलेंज दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, बोला था कि डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। कहा है कि वो डर गए हैं, वो मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, आप जो जेल गए हैं वो आपको माननीय न्यायालय ने भेजा है, और उसके लिए आपने करोड़ों रुपए के वकील खड़े किए, उसके बावजूद भी आपको जमानत नहीं मिली। वो निर्णय भी माननीय न्यायालय का है। तो इस बात को स्पष्टता से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का काम आपकी चोरी को पकड़ना और उसके लिए आवाज उठाना था। उसके बाद कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के काम पे इस तरह की टिप्पणी जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो सीधा सीधा वो माननीय न्यायालय की अवमानना भी करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल चले जाऊंगा, मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अरे भाई, आपको अंतरिम जमानत दी है, 1 तारीख तक दी है, उसके बाद आपको जाना है। अगर आप ये कह रहे हैं तो इस पे भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। लेकिन वो राजनीति खेल रहे हैं, उनको राजनीति खेलने दीजिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो किसको चैलेंज करते हैं वो ईश्वर ही जाने, और राहुल गांधी को कौन कितनी गंभीरता से इस देश में लेता है, कम से कम हम तो नहीं लेते। अच्छा, तो आपने कहा कि आप राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, तो डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया, उस पर नहीं गए। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि वो सूट बूट की सरकार है। इस बार भी उनका स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा बदल गया है। कांग्रेस का जो इतना कुछ भारत जोड़ो हो गया, इतने सारे नए स्कीम्स उन्होंने लाए हैं, न्याय गारंटीज लाए हैं, उससे आपको लगता है कि उनका क्या होगा? आपको लगता है बेटर होगा 2019 से? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि लोग अपनी नई गाड़ी को नज़र से बचाने के लिए या घरों पे नींबू और हरी मिर्च टांग देते हैं, ऐसा अक्सर देखा है लोगों ने। मैं एक कैंपेन में था और मुझे पता चला कि अगले दिन वहाँ राहुल गांधी ने आना है, तो मैंने देखा एक आदमी ने आलू की माला अपने घर के बाहर टांगी हुई। तो मैंने पूछा इससे, भाई ये आलू की माला कौन टांगता है? तो उन्होंने कहा कल राहुल गांधी आएंगे, इसमें सोना बनाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी को लोग कैसे लेते हैं। और जहाँ तक उनकी सीटें बढ़ने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बाकी दलों के आगे सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, ये पहली बार होगा देश की राजनीति में कि जहाँ खुद राहुल रहते हैं, जहाँ खुद सोनिया गांधी रहती हैं, जहाँ कांग्रेस पार्टी के मुखिया रहते हैं, वो खुद अपना मत अपने पार्टी को नहीं दे सकते। तो आप समझ लीजिए कि इनका स्तर कितना चला गया। अच्छा, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी का इस बार अगर 400 पार हो जाएगा, या फिर वो बीजेपी ने बस ऐसे ही कह दिया? क्योंकि कुछ ये भी कह रहे हैं कि वोट शेयर इतना, वोटर टर्नआउट इतना कम हो गया है कि बीजेपी को भी अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि लोग हमारे लिए वोट करेंगे, या सबको लगा, आपके सपोर्टर्स को भी लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा, चलिए हम वोट नहीं करते? मैं 2-3% बढ़ने घटने से चुनावों के परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो होता भी है, हमने देखा है, हमने धारा 370 हटते हुए देखी है, हमने राम मंदिर बनते हुए देखा है। तो इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को भी माननीय मोदी जी पर भरोसा, और हम जानते हैं कि फिर एक बार
मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। अच्छा, तो आखिरी में बताइए कि दिल्ली में क्या नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरे देश में क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप तो कहेंगे कि आपकी सरकार जरूर आएगी, जब आएगी तो सबसे बड़ा डिसीजन क्या होने वाला है, उसमें कुछ इनसाइड स्कूप दीजिए हमें। देश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए मुझे दिखाई देते हैं। 400 के पार का जो आंकड़ा है हमारा, हम उसको पूरा करेंगे और उसके साथ साथ दिल्ली में 7-0 से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी भी होगी और अपनी हैट्रिक बनाएगी। अच्छा, ऑलराइट। वीरेंद्र सचदेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फ्यू आवर्स टू गो फॉर द दिल्ली इलेक्शंस। ऑल द बेस्ट टू द बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ, मुझे बहुत आनंद आया और इस तरह से जीप में बैठने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।